दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एग्जाम टाइम श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जिसमें मुख्य रूप से टीजीटी पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर तथा नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्नों का संकलन किया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं और सिद्धांतों जैसे संप्रभुता, बहुलवाद, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, कानून, अधिकार तथा कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज हम सबसे पहले संप्रभुता के अर्थ, परिभाषा, विशेषता और अधिवास से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है संप्रभुता का मूल शब्द सुपर एनस है। दोस्तों संप्रभुता, जिसको इंग्लिश में सॉवरेनिटी कहा जाता है, ये लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। अगला प्रश्न है कि सॉवरेनिटी, सर्वसत्ता, यह शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो आपको हमने बताया सुपर एनस। सॉवरेनिटी या सर्वसत्ता शब्द लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से लिया गया है। अगला प्रश्न है संप्रभुता की विशेषता क्या है। तो दोस्तों संप्रभुता की विशेषताओं से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। संप्रभुता की विशेषताओं में जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, अविभाज्यता, निरपेक्षता, व्यापकता यानी सार्वभौमिकता। इसके अलावा संप्रभुता की विशेषता ये सुनिश्चितता होती है, अस्थायी और अनन्य होता है। इसके अलावा सार्वभौमिकता, निरपेक्षता और अविभाज्यता संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कई बार पूछा गया है संप्रभुता की विशेषताओं से संबंधित। संप्रभुता की विशेषता है तो आप जानते हैं कि संप्रभुता सर्वव्यापक होती है, इसमें अस्थायित्व होता है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये अनन्य होती है और अदेय होती है, यानी संप्रभुता किसी दूसरे को दिया भी नहीं जा सकता है। अगला है कि संप्रभुता एक विशिष्टता है। तो दोस्तों संप्रभुता राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। आप जानते हैं राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन संप्रभुता राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है और बिना संप्रभुता के किसी राज्य का अस्तित्व संभव नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करता है। तो वह तत्व है संप्रभुता। दोस्तों अन्य संगठनों या समुदायों में जनसंख्या हो सकती है, भूभाग हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, लेकिन संप्रभुता वो तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है। अगला है कि कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है। तो उत्तर है राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाने वाला जो तत्व है वो है संप्रभुता। तो याद रखिएगा संप्रभुता तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है कि संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया। तो सही उत्तर है जीन बोंदा ने। दोस्तों बोंदा ने सबसे पहले संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके अलावा ये प्रश्न भी बनता है कि संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो बोंदा ने संप्रभुता के आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी आता है कि संप्रभुता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किस विचारक ने किया है या किस विद्वान ने। तो उत्तर है बोंदा। तो देखिए अगर जो पूछता है कि संप्रभुता शब्द का प्रयोग या संप्रभुता सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन या संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन, तो इसका उत्तर जीन बोंदा ही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं किसने सामाजिक समझौता की धारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा है। तो दोस्तों वो समझौतावादी विचारक हाब्स है जो सामाजिक समझौता सिद्धांत को निरंकुश संप्रभुता के साथ जोड़ता है। किसने परिभाषित किया कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र होती है। तो उत्तर है ओपेनहाइमर। दोस्तों ओपेनहाइमर का कथन है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता होती है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है।
अब आइए देखते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि किसे संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है। तो आप जानते हैं संप्रभुता का सबसे पहला विचारक जिसने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया और संप्रभुता के संबंध में स्पष्ट सिद्धांत दिया, उसमें बोदा का नाम आता है, ह्यूगो ग्रोसियस और जॉन ऑस्टिन। तो ये तीन विचारक जो दोस्तों बोदा, ग्रोसियस, ऑस्टिन और इसके अलावा हाब्स, ये संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय इन विचारकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आइजिया बर्लिन का है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। कारण है कि मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईपन से ओतप्रोत थी। तो उत्तर है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न ये है बहुत ही महत्वपूर्ण कि भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो उत्तर है दोस्तों भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है और ये बात इसके प्रस्तावना में भी कही गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और अंत में ये कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कुल मिलाकर भारत में संप्रभुता जो है अंतिम संप्रभुता का अंतिम स्रोत या संप्रभुता का निवास भारत की जनता में है। अगला प्रश्न है स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, ये कथन किसका है? तो ये कथन J.S. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल का है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है किसमें? तो उत्तर है विधि निर्माता निकाय में। दोस्तों यदि संविधान परम संप्रभु होता है तो तात्कालिक संप्रभुता विधि निर्माता निकाय में आरोपित होती है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक संप्रभुता। दोस्तों पब्लिक सॉवरेनिटी या जिसको सार्वजनिक संप्रभुता कहा जाता है, ये किस में निवास करती है? तो सार्वजनिक संप्रभुता या लोक संप्रभुता जनता में निवास करती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों राजनीतिक संप्रभुता से संबंधित प्रश्नों को। देखिए किसने विधिक यानी कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया है? तो सही उत्तर है महत्वपूर्ण कानूनविद A.V. डायसी ने विधिक या कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया है, यानी लीगल सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी में अंतर A.V. डायसी ने किया है। यही प्रश्न कई बार पूछा है कि किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? तो ये डायसी हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक कथन है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये बोदा द्वारा दी गई संप्रभुता की परिभाषा है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों राजनीतिक संप्रभुता जो कानून के पीछे रहती है, ये कथन गिलक्राइस्ट का है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों किन दो विचारकों के राजनीतिक दर्शन में ये मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? तो ये हैं हाब्स और रूसो। हाब्स और रूसो के राजनीतिक दर्शन में ये विचार व्यक्त किया गया है कि जो समितियां होती हैं वो संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। अगला प्रश्न है कि ये कथन किस विद्वान से संबंधित है? कथन देखते हैं। कथन है कि जिस तरह से बिना आत्मविनाश के यानी बिना खुद का विनाश किए व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता है, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता है, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। ये कथन किसका है? तो उत्तर है ये कथन लीवर का है दोस्तों। राजनीतिक संप्रभुता के बाद आइए जानते हैं वैधानिक या कानूनी संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे विधिक संप्रभुता कहा जाता है। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है उसे विधिक संप्रभुता कहा जाता है। अगला प्रश्न है लॉक। जॉन लॉक दोस्तों, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु
तो सही उत्तर है कि लाक विश्वास करता था कि संप्रभु जो है वो विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। इसीलिए लाक संवैधानिक राजतंत्र की वकालत करता है और उसका समर्थन करता है। उसका मानना था कि जो संप्रभु है वो कानूनों के अधीन या अंतर्गत होता है। अगला है कि सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक कौन है? तो लाक है। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत के जनक होने के कारण लाक को संवैधानिक राजतंत्र का जनक कहा जाता है और आप जानते हैं कि लाक को उदारवाद का भी जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः किस प्रकार की अवधारणा है? तो सही उत्तर है संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः वैधानिक अवधारणा है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसने संप्रभुता के एकलवादी या एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो उत्तर है जॉन ऑस्टिन। दोस्तों, जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? तो ये ऑस्टिन था। और अगला प्रश्न है कि निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन सा विचारक है? तो आप जानते हैं थॉमस हॉब्स। दोस्तों, थॉमस हॉब्स ने निरंकुश पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं किए हैं, जबकि जो बोंदा द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता थी उसने राज्य और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति उसे कहा तो था, लेकिन संप्रभुता पर उसने प्राकृतिक कानूनों के कुछ बंधन आरोपित कर दिए थे। अगला प्रश्न है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है, ये कथन किसका है? तो ये हॉब्स का कथन है। हॉब्स निरंकुश संप्रभुता का पोषक है और वो कहता है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। अगला प्रश्न है, कानूनी अधिसत्ता या कानूनी संप्रभुता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो ये हॉब्स ने किया। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि रूसो का संप्रभु या शासक हॉब्स का लेवायथन है जिसका सर कटा हुआ है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों, हॉब्स जब संप्रभुता की बात करता है तो वो कहता है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसे दूसरों को केवल आदेश देना होता है और वो दूसरों के आदेश का पालन नहीं करता हो, वो संप्रभु है। लेकिन रूसो जो है अपनी संप्रभुता को या सर्वोच्च शक्ति को सामान्य इच्छा में निहित करता है जिसका कि कोई अता पता नहीं है, यानी उसका जो है सिर नहीं पता होता है कि वो किस व्यक्ति में है। इसी के कारण आलोचना स्वरूप वाहन कहता है कि रूसो का संप्रभु या शासक हॉब्स का लेवायथन है जिसका सर कटा हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है? तो सही उत्तर है रोमनों ने ये कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है। अगला प्रश्न है, विधिक संप्रभुता जिसको डी ज्यूरे कहा जाता है, विधिक संप्रभुता का मतलब क्या होता है? दोस्तों, एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार, ये विधिक सर्वसत्ता का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, कौन प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण है? दोस्तों, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत की पूर्णता होती है, ये अस्थायी होती है और इसकी सार्वभौमिकता होती है। तो याद रखिएगा, संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के लक्षणों में पूर्णता, अस्थायित्व और सार्वभौमिकता पाई जाती है। अगला देखते हैं, कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित होती है, ये सही है। कारण है कि प्रत्येक संप्रभु प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। यानी एकलवादी संप्रभुता को सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित मानते हैं क्योंकि सभी स्वतंत्र राज्यों में एक अंतिम सत्ता होती है जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसको विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। ये राज्य में सर्वोच्च शक्ति है, जैसे हम अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं, वैसे ही अर्ध संप्रभुता की बात करना बेमानी है। ये कथन किसका है? तो ये कथन याद रखिएगा कैल्हन का है। कैल्हन कहते हैं संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसको विभाजित करना, इसको नष्ट करना है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन प्रसिद्ध विचारक गैटेल का है। अगला प्रश्न है कि जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। ये टिप्पणी किसने की थी? तो ये टिप्पणी लीकाक की है। अब आइए देखते हैं लोक संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों कि किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो उत्तर है जनतंत्र में। जनतंत्र या लोकतंत्र में जो सरकार में संप्रभुता होती है, ये जनता में निहित होती है। अगला प्रश्न है कि किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? तो जन संप्रभुता या लोक संप्रभुता ये जनता को सर्वोच्च मानती है और जनता को ही सभी शक्तियों का केंद्र भी मानती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा क्या है? तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा की मान्यता है कि लोग जो होते हैं ये राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं, यानी अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। अगला प्रश्न है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो उत्तर है रूसो ने। दोस्तों, रूसो को लोकतंत्र का उन्नायक या लोक संप्रभुता के दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मर्सिलियो ऑफ पडुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? तो उत्तर है लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन मर्सिलियो ऑफ पडुआ और रूसो ने किया है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं संप्रभुता की विरोधी धारणा बहुलवाद यानी प्लूरलिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न है कि किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत या एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना गया है? तो ये बहुलवाद है। बहुलवाद का समर्थन करने वाले प्रमुख विचारक कौन हैं? तो दोस्तों, बहुलवाद का समर्थन करने वाले विचारकों में वेब, लिंडसे, क्रेब, मेटलैंड आदि हैं। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने बहुलवाद का समर्थन किया है? तो लास्की भी दोस्तों बहुलवादी विचारक हैं और वो बहुलवाद का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो देखिए, गियरके, मेटलैंड, GDH कोल, ये लोग बहुलवाद सिद्धांत के समर्थक हैं और संप्रभुता की अवधारणा में विश्वास नहीं करते हैं। अगला प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है, संप्रभुता की बहुलवादी धारणा से कौन जुड़ा हुआ है? तो इसमें मेटलैंड, क्रैब और दुर्खीम, इन सभी का नाम बहुलवादी या बहुलवाद से सिद्धांत से जोड़ा जाता है। रॉबर्ट डहेल किस प्रकार के विचारक हैं? तो रॉबर्ट डहेल बहुलवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत या एकलवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? दोस्तों, बोदा, ऑस्टिन और हाब्स ये संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं और जो बहुलवाद की अवधारणा है इसी अद्वैतवादी सिद्धांत या एकलवादी संकल्पना के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुई है। अगला प्रश्न है कि बहुलवादी विश्वास करते हैं किसमें? तो उत्तर है नाम मात्र की संप्रभुता में। बहुलवादियों का मानना है कि सत्ता के कई केंद्र होते हैं और केवल राज्य ही एकमात्र जो है महत्वपूर्ण संस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, अनेकवादी विश्वास करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन में डालने के लिए कहा गया है अनेकवादी का मतलब यहाँ पे बहुलवादी। तो सही उत्तर है अनेकवादी विश्वास करते हैं सांकेतिक अधिसत्ता में। बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का समर्थक है या विरोधी? तो उत्तर है दोस्तों, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है। बहुलवादी किसके पक्ष में है? तो बहुलवादी राज्य विहीन समाज के पक्ष में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? तो उत्तर है एडी लिंडसे। एडी लिंडसे का कथन है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो ये ग्रोसियस के द्वारा बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया गया है। और दोस्तों, ग्रोसियस को, ह्यूगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यह विचार किस लेखक का है? तो उत्तर है ये विचार गैटेल का है, जो मानते हैं कि जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर है
R.H. टर्नी। अगला प्रश्न है, किसका यह विचार है कि सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है? तो ये लियो डिग्वी का विचार है। लियो डिग्वी का विचार है कि सार्वजनिक सेवा राज्य की अनिवार्य विशेषता है, संप्रभुता नहीं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, जिस प्रकार से संप्रभुता के सिद्धांत का जनक जो है या संप्रभुता का प्रवर्तक बोंदा को माना जाता है, उसी प्रकार प्रश्न है कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो ऑटो वान गियर्के। दोस्तों ऑटो वान गियर्क और मेटलैंड ये संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि बहुलवादियों का मानना है कि दूसरे संगठन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य होता है। अगला प्रश्न है, बहुलवादी किस चीज़ की वकालत करते हैं? तो बहुलवादी समुदायों की स्वायत्तता की वकालत करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नियो प्लूरलिज्म यानी नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? तो उत्तर है व्यापारिक संघ को। दोस्तों व्यापारिक संघ को नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में उच्च स्थिति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? तो बहुलवादी। दोस्तों बहुलवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है। अगला प्रश्न है कि जो विचारक राज्य को संघों का संघ यानी एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन मानते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों, इन विचारकों को बहुलवादी कहा जाता है। ऐसे विचारक जो राज्य को संघों का संघ मानते हैं, उनको बहुलवादी विचारक कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों विधि या कानून से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित और राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो ऐसे कानून को नेशनल लॉ या राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। दोस्तों जो राज्य द्वारा निर्मित और राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होते हैं, उन्हें राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो सही उत्तर है ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने दोस्तों कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है? तो एनपीसी जो है ये चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये एनपीसी का मतलब नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, जो नेशनल पीपुल्स या जनवादी गणतंत्र जो होता है, ये दोस्तों इसमें चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत क्या है? तो ये आदेशात्मक सिद्धांत जो है ये कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है। एक प्रश्न देखिए बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये ऐसा लगता है कि हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन किसका है? तो ये ऑस्टिन का कथन है जो कहते हैं कि कानून संप्रभु का आदेश है। अगला प्रश्न है, किसको कानून के समादेश सिद्धांत यानी कमांड थियरी ऑफ लॉ का उन्नायक कहा जाता है? तो दोस्तों जॉन ऑस्टिन को कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है। अगला है कि कौन सी अवधारणा विधि के शासन से निकट रूप से संबंधित है? तो ये है संविधानवाद की अवधारणा। दोस्तों संविधानवाद की अवधारणा विधि के शासन के निकटतम रूप से संबंधित है, क्योंकि संविधानवाद ऐसी शासन व्यवस्था को कहा जाता है जो संविधान के नियमों के अनुसार संचालित हो और उस संविधान का उद्देश्य जनता के हितों यानी अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना हो। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। देखिए ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती, ये कथन किसका है? तो ये जॉन लॉक का कथन है। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? तो ये डॉक्टर PS मुहार का कथन है।
अगला प्रश्न है कि बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो दोस्तों बेंथम की जो धारणा है या बेंथम का सिद्धांत है वो उपयोगितावादी सिद्धांत है और वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है। तो विधि का लक्ष्य या कानून का लक्ष्य बेंथम के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं और कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं, ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन बेंथम का है और बेंथम दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों का विरोधी था, इसलिए वो कहता है कि कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं और कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है किसने विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो ये हैं डायसी। और डायसी ने किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की। दोस्तों डायसी ने विधि के शासन की श्रेष्ठ व्याख्या की है। अगला प्रश्न है कि विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये एवी डायसी हैं। दोस्तों विधि के शासन की बात या कानून आधारित शासन की बात सबसे पहले अरस्तु ने किया था, लेकिन आधुनिक काल में विधि के शासन की संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय एवी डायसी को है। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। ये हालैंड का कथन है। अगला प्रश्न है कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, ये किसका कथन है। तो लियो ड्यूग्वी का कथन है कि कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने ये विचार दिया है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। तो ये क्रैब का कथन है जो कहते हैं कि राज्य विधि का नहीं बल्कि विधि राज्य का निर्माण करती है। दोस्तों यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है बल्कि यह विधि है जो राज्य का निर्माण करती है। ये क्रैब का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। ये अरस्तु का कथन है। और अंततः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। यह कथन किसका है। तो ये थॉमस हॉब्स का कथन है जो कहते हैं कि प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से कौन संबंधित है। तो ये सिसरो राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से संबंधित हैं। कानून की परिभाषा है दोस्तों कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। ये परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा महत्वपूर्ण कानूनविद सालमंड द्वारा दी गई है। वो कहते हैं कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। अगला प्रश्न है विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय क्या है। तो सही उत्तर है विधि का अभिप्राय मानव स्थापित विधि से होता है। अब आइए देखते हैं विधि के बाद न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है। तो उत्तर है दोस्तों प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक कंसर्निंग जस्टिस यानी न्याय से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्लेटो की न्याय की अवधारणा का केंद्रीय लक्षण क्या है। तो प्लेटो की न्याय की अवधारणा का केंद्रीय लक्षण समन्वय है। दोस्तों प्लेटो आत्मा के 3 गुण बताता है विवेक साहस और तृष्णा और इन्हीं गुणों के आधार पर वह राज्य में 3 वर्गों की कल्पना करता है। न्याय को वो परिभाषित करते हुए कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे तभी न्याय स्थापित रह सकता है और इसी प्रकार समन्वय भी स्थापित हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया। तो उत्तर है नैतिक पहलू पर। दोस्तों यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के वैधानिक नहीं बल्कि नैतिक पहलू पर बल दिया है। अगला प्रश्न है वितरक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो ये अरस्तु के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किसका कथन है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। तो ये महत्वपूर्ण सोफिस्ट विचारक थ्रेसिमेकस का कथन है कि माइट इज राइट यानी शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों जस्टिस शब्द जो है जस्टिस शब्द जस से निकला है। दोस्तों जस्टिस शब्द जस से निकला है और जस का संबंध किस भाषा से है। तो सही उत्तर है
लैटिन। लैटिन भाषा के जस से जस्टिस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ न्याय होता है। दोस्तों, न्याय का सामान्य अर्थ क्या है? तो उत्तर है, न्याय का सामान्य अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, संसद और संविधान किसके उपकरण हैं? तो उत्तर है दोस्तों, कानूनी न्याय के उपकरण हैं संसद और संविधान। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है कि राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है, सही है। कारण है कि न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है और दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। तो दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है किसके द्वारा? तो जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो संविधान के द्वारा सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर है, समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो देखिए, न्याय बलवानों का हित है, तो ये कथन थ्रेसीमेकस का है। याद रखिएगा, थ्रेसीमेकस कहते हैं कि माइट इज राइट, या शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्यों का संपादन ही न्याय है, तो ये प्लेटो का कथन है। इसके अलावा सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, ये ह्यूम का कथन है। ह्यूम उपयोगितावादी विचारक हैं। इसके अलावा न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, तो ये जॉन राल्स का कथन है। जॉन राल्स का न्याय सिद्धांत, इसमें ये कहते हैं कि प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और थोड़ा सा बदल बदल कर। तो देखिए, किसने ये विचार दिया है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली, डाकुओं का झुंड कहा जाएगा या बन जाएगा? ये सेंट ऑगस्टाइन का कथन है। देखिए, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वो डाकुओं का समूह है, और यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ये सभी कथन ऑगस्टाइन के हैं। ऑगस्टाइन न्याय को सर्वोच्च स्थान देते हुए कहते हैं कि जिस राज्य में न्याय नहीं रह जाता है वो डाकुओं या लुटेरों के गिरोह बन जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो ये है सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देता है, यानी कौन विचारधारा सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देती है? तो ये है मार्क्सवादी विचारधारा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो सोशल जस्टिस का अर्थ ये है कि सभी प्रकार के भेदभाव जैसे जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर जो आधारित सुविधाएं हैं वो समाप्त हों और सभी व्यक्तियों को जो है एक समान माना जाए। अगला प्रश्न है, किसने न्याय को उचितता यानी जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है? तो उत्तर है दोस्तों, जॉन राल्स। जॉन राल्स की प्रसिद्ध कृति ए थियरी ऑफ जस्टिस है और उसमें उन्होंने न्याय को उचितता के रूप में परिभाषित किया है। यही प्रश्न देखिए, न्याय औचित्यपूर्णता किसने घोषित किया कि न्याय औचित्यपूर्णता है? जॉन राल्स ने। और किसने ये प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो ये जॉन राल्स का कथन है। अगला प्रश्न है, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? दोस्तों, जॉन राल्स के द्वारा न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और वो अपने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित करते हैं। और इसके अलावा राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा है। अगला प्रश्न है, राल्स के अनुसार न्याय के लक्षण क्या हैं? तो दोस्तों, वो कहते हैं, जॉन राल्स कहते हैं कि न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता और सामाजिक न्याय से सरोकार, ये राल्स के न्याय के प्रमुख लक्षण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राल्स की न्याय की अवधारणा किस प्रकार की है? तो ये उदारवादी अवधारणा है। और इसके अलावा एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति और उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है, ये कथन किसका है? तो ये जॉन राल्स का कथन है कि एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति और उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। न्याय के बाद आइए अब जानते हैं प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता के बारे में। सबसे पहले स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं।
किसने कहा कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? तो ये रूसो का कथन है। अगला प्रश्न है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, ये किसने कहा है? तो ये अर्नेस्ट बार्कर का कथन है। और आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है कि ये किस विचारक के संबंध में बार्कर की टिप्पणी है। ये विचारक कौन है आपको बताना है। बार्कर की ये टिप्पणी कि मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, बार्कर ने ये कथन किस विचारक के संदर्भ में कहा है? अगला प्रश्न है, कौन इस विचार से सहमत है कि स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है? तो ये बार्कर का कथन है। दोस्तों, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, ये किसका कथन है? तो ये सीले का कथन है। और इसके अलावा सीले का एक कथन या वक्तव्य और है कि स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है। तो दो कथन देखिए, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है और स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, ये प्रसिद्ध विचारक सीले का कथन है। अगला प्रश्न है, किसने आत्मपरक और परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? यानी स्व विषयक और पर विषयक आचरण या कार्यों का अंतर J.S. मिल ने किया है। अगला प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? तो ये स्व संबंधित और पर संबंधित के रूप में मिल ने जो है मानवीय कार्यों का विभाजन किया है। अगला प्रश्न है, किसने ये टिप्पणी की है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई हैं और स्वयं को लोगों पर छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है? तो ये J.S. मिल का कथन है। दोस्तों, मिल एक उदारवादी विचारक हैं, अपने आप को जो है वो कहते हैं कि उपयोगितावादी, लेकिन हैं वो एक व्यक्तिवादी विचारक। इसीलिए मिल को अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी कहा जाता है, क्योंकि वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर विशेष बल देते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में सही क्या है? दोस्तों, सही ये है कि मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है और विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है? तो ये आइजिया बर्लिन है। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किस बात पर बल देती है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा ये बल देती है कि व्यक्ति को कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए राज्य को उसके ध्येय और उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। ये स्वतंत्रता की किस प्रकार में विश्वास किया जाता है? तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता की मान्यता है कि राज्य को व्यक्ति के उद्देश्य और कार्यों में निर्णय नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता या पॉजिटिव लिबर्टी की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो T.H. ग्रीन के द्वारा सबसे पहले सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। ये T.H. ग्रीन का कथन है और सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन भी T.H. ग्रीन ने किया था। अगला प्रश्न है, ये किसने कहा है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है और यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? तो ये H.J. लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है, लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? तो उत्तर है नैतिक शक्ति के रूप में। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गलत क्या है? तो सभी प्रतिबंधों का अभाव। दोस्तों, सभी प्रतिबंधों के अभाव से व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं बल्कि उच्छृंखलता का उदय हो सकता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है और मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके। तो दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, लुशियन पाई। दोस्तों, राजनीतिक विकास से संबंधित जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उससे संबंधित महत्वपूर्ण विचारक हैं लुशियन पाई। लुशियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ क्या है? तो 3 आधार स्तंभ हैं, समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। दोस्तों, समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक विकास की प्रमुख दशाएं हैं।
अगला प्रश्न है, एक कथन है कि ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया है उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। ये कथन किसका है? तो ये जेफरसन का कथन है। स्वतंत्रता का अधिकार कैसा अधिकार है? ये एक नागरिक अधिकार है। दोस्तों, अरस्तु दासता को क्या मानते हैं? तो उत्तर है, अरस्तु दासता को प्राकृतिक और लाभप्रद मानते हैं। ये स्वामी और दास दोनों के हित के लिए है। अगला प्रश्न है, आइजिया बर्लिन की पुस्तक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। इसमें उन्होंने क्या प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों, आइजिया बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में प्रतिपादित किया है कि स्वतंत्रता और समानता दो स्वतंत्र मूल्य हैं। स्वतंत्रता केंद्रीय मूल्य और सकारात्मक जो है स्वतंत्रता व्यक्ति का मामला है। अगला प्रश्न अब समानता से संबंधित है। किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? तो प्राकृतिक समानता का अर्थ है दोस्तों कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। ये कथन किसका है? तो ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों स्वतंत्रता और समानता खंड से। तो याद रखिएगा, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि ये आर्थिक समानता के साथ न हो। ये लास्की का कथन है। इसी से संबंधित दोस्तों एक कथन और भी है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। समानता का अर्थ है सभी के लिए पर्याप्त अवसर, लास्की का कथन है। और लास्की का ही प्रसिद्ध कथन है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने लिखा है कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है? तो ये बर्क का कथन है। वो कहता है कि लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अरस्तु ने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। दोस्तों, आनुपातिक समानता में ये कहा जाता है, इसका सूत्र वाक्य है, समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। ये समानता को जो है समानता के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है। अरस्तु कहता है कि क्रांतियों का सबसे महत्वपूर्ण कारण असमानता होता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये आनुपातिक समानता पर आधारित था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, राजनीतिक समता। तो राजनीतिक समानता का मतलब होता है एक व्यक्ति एक वोट। सामाजिक समानता का मतलब होता है कि किसी प्रकार के भेदभाव का अंत किया जाए। आर्थिक समानता दोस्तों, आर्थिक समानता में ये माना जाता है कि हर प्रकार के शोषण का अंत होना चाहिए। और कानूनी समानता कानून के समक्ष समानता में विश्वास करता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान उत्पन्न हुए हैं? तो सही उत्तर है अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। इसमें ये कहा गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संरक्षात्मक भेदभाव का विचार किससे संबंधित है? तो ये समानता के विचार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है? तो दोस्तों, प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन रूसो करता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, समानता का अर्थ है किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। कारण है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। तो सही उत्तर है दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कौन कानून के समक्ष समानता पर लागू होता है? दोस्तों, ये एक नकारात्मक विचार है। अगला प्रश्न है, समानता के संदर्भ में पुरस्कार के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो दोस्तों, मेधा अथवा योग्यता पर अन्य की तुलना में यथोचित विचार किया जाना चाहिए, यानी कि उसे पुरस्कार मिलना चाहिए जो लोग योग्य हैं। ये समानता के संदर्भ में पुरस्कार के सिद्धांत का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? तो उत्तर है विशेषाधिकारों का। दोस्तों, किसी एक वर्ग को दूसरे के अपेक्षा विशेषाधिकार न मिले, ये समाज में समानता का निहितार्थ है। अगला प्रश्न है, समानता के उदारवादी विचार से किस प्रकार की समानता के अनुरूप नहीं है?
तो उत्तर है समानता का उदारवादी विचार दोस्तों आर्थिक समानता के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उदारवादी आर्थिक समानता पर नहीं बल्कि स्वतंत्रता पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है कि सही कथन क्या है? तो दोस्तों सही कथन है समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान होना चाहिए। समानता का सही अर्थ यही है। अगला प्रश्न है राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी किस में है? तो दोस्तों लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। अब आइए देखते हैं दोस्तों स्वतंत्रता और समानता में संबंध से संबंधित प्रश्नों को। देखिए, एक प्रश्न हमने पढ़ा था लास्की का कि राजनीतिक स्वतंत्रता सार्थक या वास्तविक नहीं हो सकती है जब तक कि आर्थिक समानता न हो। तो यहाँ पे एक प्रश्न और है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कोरी कल्पना है या एक शब्द आता है कपोल कल्पना है। दोस्तों आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक कल्पना या कपोल कल्पना है, ये GDH कोल का कथन है। इसके अलावा यही कथन है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है, ये भी GDH कोल का ही कथन है। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है? तो RH टानी का कथन है। दोस्तों कौन इस मत का समर्थक है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? तो दोस्तों ये डी टाकविले ये स्वतंत्रता और समानता को पूरक नहीं बल्कि एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैं, यह मत किसका है? तो उत्तर है लॉर्ड एक्टन। दोस्तों लॉर्ड एक्टन, डी टाकविले ये विचारक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक न मानकर एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं, लॉर्ड एक्टन का कथन है। और ये देखिए समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है, ये कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का। दोस्तों लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। अगला प्रश्न है कि समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज़ नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है, ये कथन किसका है? तो ये लास्की का कथन है दोस्तों। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, ये रूसो का विचार है। इसके अलावा किस विचारक ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है? तो मैकाइवर भी दोस्तों स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आया है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वो समानता में निहित है, ये कथन किसका है? तो ये प्रसिद्ध विचारक पोलार्ड का कथन है, जो मानते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वो समानता में निहित है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य किस व्यवस्था में प्राप्त करना संभव है? तो उत्तर है लोकतांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसमें स्वतंत्रता और समानता, दोस्तों लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता की बात की जाती है और समाजवाद स्वतंत्रता पर आधारित समाजवाद समानता पर आधारित व्यवस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा राजनीतिक दर्शन आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है? तो ये मार्क्सवाद है। मार्क्सवादी विचार आर्थिक समानता स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का नारा कब दिया गया? तो उत्तर है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा पत्र में ये नारा दिया गया, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? तो ये लास्की ने कहा था। अगला प्रश्न है कि किसका कथन है दोस्तों कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक हैं? तो दोस्तों लास्की, मैकाइवर ये विचारक जो हैं ये स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी न मानकर एक दूसरे का पूरक मानते हैं। अब आइए देखते हैं अधिकार यानी राइट्स से संबंधित प्रश्नों को।
देखिए, किसने कहा है कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। तो दोस्तों, मांग जो शब्द है यहाँ पे मांग कह रहे हैं, लेकिन अधिकार विवेक पर आधारित वे दावे हैं जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है, ये बोसांके का कथन है। अगला प्रश्न है, कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी के अधिकार कहा जाता है? तो ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार जिनको दूसरी पीढ़ी के या सेकेंड जनरेशन राइट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों, जो नैतिक अधिकार होते हैं इनको विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स या अधिकारों का घोषणा किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो उत्तर है प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा अमेरिकी संविधान में अधिकारों का जो है बिल जोड़ा गया था। अधिकार का लक्षण क्या है? तो दोस्तों, अधिकारों का स्वरूप, लोकहित में प्रयोग और राज्य का संरक्षण, ये अधिकार के लक्षण होते हैं। अब आइए देखते हैं सामाजिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, कौन सा विचारक या राजनीतिक विचारक शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? तो उत्तर है मिल। मिल सभी लोगों को नहीं बल्कि शिक्षित और धनी लोगों को मताधिकार देने का समर्थक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा और सेवा योजन के अधिकार कैसे हैं? तो ये सकारात्मक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनके द्वारा व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अगला प्रश्न है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। ये कथन किसका है? तो ये लास्की का कथन है, क्योंकि वो मानते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां या स्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? ये गिलक्राइस्ट का कथन है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, नागरिक को उस काम को करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज़ से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। ये किसका कथन है? तो दोस्तों, नागरिकों को काम पाने के अधिकार को जो है इसको वैधानिक ठहराने की वकालत लास्की के द्वारा की गई है। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न, राजनीतिक अधिकारों में किसे शामिल किया जाता है? तो दोस्तों, मतदान, सरकार का विरोध और निर्वाचित होना, इसको राजनीतिक अधिकारों में शामिल किया जाता है। एक प्रश्न है आपसे कि मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आपको बताना है, आपके लिए एक प्रश्न है कि राइट टू वोट या मत देने का अधिकार किस प्रकार के अधिकारों की श्रेणी में आता है। अब आइए देखते हैं अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को। कौन अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है? तो दोस्तों, प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत है। इसके अलावा देखिए, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता, न उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, वो प्राकृतिक अधिकार कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उसे लागू किया गया है। ये कथन किस अधिकार के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता क्या है? तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में ये माना जाता है कि अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? तो ये प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया। और अमेरिकी संविधान में या अमेरिकी क्रांति में ये बात कही गई कि सभी व्यक्ति जो हैं प्रकृति के द्वारा समान बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा। दोस्तों, कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का प्रतिपादक है? तो याद रखिएगा, थॉमस पेन। दोस्तों, थॉमस पेन जो हैं वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ये थॉमस हॉब्स है। थॉमस हॉब्स जीवन और आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो एडमंड बर्ग,
हेनरी मेन और सेविग्नी। दोस्तों ये सभी लोग अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर अधिकारों के सिद्धांत और उनसे संबंधित विचार। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार पूर्व सामाजिक हैं, और अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार राज्य की कृति हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार परंपराओं की उपज हैं। अगला प्रश्न है किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार किया है? तो जॉन लॉक ने। जॉन लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्तियों के पास अधिकार निहित थे जो कि प्राकृतिक अधिकार थे। लॉक कहता है कि व्यक्तियों के पास जो अधिकार थे उसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार उसके राज्य में या अनुबंध से पहले भी विद्यमान थे। अगला प्रश्न है लॉक के अनुसार प्रकृति के राज्य के लोग यानी प्राकृतिक अवस्था के राज्य के लोग किसका उपभोग करते थे? तो उत्तर है प्राकृतिक अधिकारों का। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या हैं? तो दोस्तों जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है कि किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया? तो ये लॉक का विचार है। अगला प्रश्न है किसने अधिकारों को निजी और सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? तो स्पेंसर ने दोस्तों अधिकारों को निजी और सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है अधिकारों का वैधानिक और कानूनी सिद्धांत, इससे संबंधित प्रश्न। तो देखिए शक्ति और प्राधिकार यानी शक्ति और सत्ता में विभेदक तत्व क्या है? तो ये वैधता होती है। अगला प्रश्न है अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत किसने की? तो जॉन ऑस्टिन ने। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक विचारक कौन हैं? तो दोस्तों हॉब्स, बेंथम और जॉन ऑस्टिन ये अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा बेंथम ने दी है। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित हैं? तो दोस्तों ये कानूनी अधिकारों का सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार जो हैं वो राज्य के द्वारा निर्मित हैं। अगला प्रश्न है वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है? तो ये कानून की शक्ति होती है। अब अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, इसकी मूल विशेषता क्या है? तो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मान्यता ये है कि राज्य जो है ये परंपराओं की देन है। अगला प्रश्न है बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था? तो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थक था बर्क। अब आइए देखते हैं अन्य सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न। कौन सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? तो ये अधिकारों का प्रत्ययवादी या आदर्शवादी सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। एक प्रश्न है पैन ऑप्टिकन। दोस्तों पैन ऑप्टिकन किसका आदर्श उदाहरण है? तो ये उत्तर है जेल का। अगला प्रश्न है आइए देखते हैं अधिकार बनाम कर्तव्यों से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में होता है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है वाइल्ड। दोस्तों वाइल्ड का कथन है कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में होता है, और इसी तरह का कथन अपने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनका है कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार और कर्तव्य कैसे हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं, ये किसने कहा है? तो ये जॉन रॉल्स का कथन है। दोस्तों सही कथन आपको बताना है, तो यहाँ पर देखिए सही कथन ये है कि अधिकार स्वाभाविक रूप से कर्तव्यों से बंधे होते हैं और एक अर्थ में अधिकारों का स्वरूप पूर्व सामाजिक होता है। चूँकि देखिए अधिकार मात्र अमूर्त इकाई नहीं है, इनके क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन।
दोस्तों इसमें आज की वीडियो में हमने विभिन्न राजनीतिक अवधारणाओं और सिद्धांतों जैसे संप्रभुता, बहुलवाद, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, कानून, अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखा। दोस्तों वीडियो में हम आगे परीक्षाओं की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत करेंगे। ये वीडियो आपकी तैयारी के साथ साथ कम समय में रिवीजन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछा गया है वीडियो के बीच में, उसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।